मेरा क्लास 10 में स्कोर था 90% और 12 में भी सेम था 90.4%। क्योंकि पहले वाले एक कोचिंग में था, वहाँ पे उतना कुछ सूट नहीं हुआ, तो मैं कोचिंग चेंज करके सर के पास आया। लेकिन मुझे लगता है कि क्रेडिट आपको जाना चाहिए क्योंकि फॉलो आपने किया था। और फिर जब फर्स्ट टाइम आया तो देखा कि सर शायद बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, तो वो डेमो क्लास था अपना। और स्ट्रेसिंग इसलिए नहीं क्योंकि सिलेबस बहुत है, स्ट्रेसिंग इसलिए क्योंकि लोगों ने बहुत हवा बना के रखा हुआ है, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रखा है लोगों ने। महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इंटरव्यू सेशन लाने वाला हूँ मेरे पुराने बैच के टॉपर स्टूडेंट लोग का। तो उनमें से एक मेरा बहुत ही प्यारा बच्चा जो कि आज आपके सामने बैठा है, और आपने थंबनेल में तो देखा ही होगा, है ना, इनका क्या अचीवमेंट है वो देख के आप लोग आए हो। तो होप करता हूँ कि आप लोग ये पूरा वीडियो देखोगे ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, वीडियो ज़रूर पूरा देखना, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो चलिए जानते हैं हम इनके बारे में। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो सर, आपका नाम क्या है? तो हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुगम शर्मा, मैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग किया है बेसिक स्कूल कदमतला से, और मैंने क्लास 10 दिया था 2020 में, और क्लास 12 दिया था 2022 में। मेरा क्लास 10 में स्कोर था 90% और 12 में भी सेम था 90.4%। फिलहाल मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेके सिलीगुड़ी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। जी सर। ओके, तो देखो इनका जो है ना, जो आपने थंबनेल में देखा वो एकदम सच बात है, कोई मैंने क्लिक बैट नहीं किया है। ठीक है, जो थंबनेल में लिखा हुआ है सच बात है। जब ये मेरे पास आए थे तो फर्स्ट इन्होंने जब मैथ का एग्ज़ाम दिया था, ही स्कोर्ड 0। ठीक है, तो इसलिए इनसे जानते हैं कि ये कैसे टाइप के स्टूडेंट थे कि इनका 0 आया था। तो इनसे आप जानते हैं इनका क्या मतलब, कैसे स्टूडेंट थे ये। काइंड ऑफ एवरेज या बिलो एवरेज कह लीजिए। मैथ्स के तौर पे काइंड ऑफ बिलो एवरेज स्टूडेंट था मैं, क्योंकि पहले वाले एक कोचिंग में था, वहाँ पे उतना कुछ सूट नहीं हुआ, तो मैं कोचिंग चेंज करके सर के पास आया। तो ऐसा ही स्टूडेंट था, मेरे से मैथ्स होती नहीं थी, और तो ऐसा ही अब बिलो एवरेज टाइप का स्टूडेंट था मैं ऐसे। तो आपका 10th के पहले कैसा परफॉर्मेंस रहता था? 10th में आपका इतना अच्छा आया है, ठीक है, कैसे आया ये डिस्कस करेंगे कि आप 0 से इतना हाई स्कोर कैसे किया आपने, और 0 से आप 96 कैसे पहुँचे मैथ में, ये सफ़र जानेंगे। आपका जो सफ़र था पूरा हम लोग लाएंगे बच्चों के सामने। मैं चाहूँगा कि आप ये बताएंगे, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि 10th से पहले जो आप मतलब बिफोर 10th, जैसे कि 8th 9th क्लास में कई सारे लोग होते हैं ना, तो आप कैसे टाइप के बच्चे थे? 10th के पहले आपका परफॉर्मेंस कैसा था? जी, अगर मैथ्स को छोड़ दिया जाए तो परफॉर्मेंस मेरा काइंड ऑफ एवरेज रहता था। एवरेज या कह लीजिए ठीक ठाक रहता था मेरा, 65% रहता था। तो मैथ्स में बहुत कम रहता, मैथ्स के तौर पे जैसे मैंने बोला कि मैं बिलो एवरेज रहता, 40-50 ऐसे ही मार्क्स आते थे मेरे मैथ्स में। वही है। तो ये जो 0 जो लिखा है मैंने इधर, तो ये 0 का कहानी क्या है, थोड़ा आप बच्चों को बताएंगे? क्लास कह लीजिए मैथ्स में मेरा वैसे ही बनता नहीं था मैथ्स से, और 9-10 में भी बहुत कम मार्क्स आते थे मेरे। तो उसके बाद 10th में तो ऐसे ही मैथ्स का थोड़ा लेवल बढ़ गया था, तो उसके बाद शायद अभी तो बहुत टाइम हो गया, ऐसे शायद पैनिक हो गया होगा मैं उस टाइम। अभी भी सोचता हूँ तो हाँ, पैनिक था मेरा उधर, थोड़ा नर्वसनेस था, और कुछ लॉजिकल थिंकिंग में प्रॉब्लम मेरा, मैं उतना लॉजिकल सोच नहीं पाता, तो वही इसी चीज़ की वजह से मेरा थोड़ा कम मार्क्स आ गया। तो आपका जो 10th का जो स्कोर है, बच्चे शायद इंटरेस्टेड है जानने के लिए, बहुत देर से रुके हुए हैं। तो आपका 10th का स्कोर अगर हम जान पाए तो बहुत ही अच्छा होगा बच्चों के लिए। 10th में मेरा स्कोर था, मैथ्स में 96 था। हाँ, मैथ्स में 96 था, ओवरऑल 90% था मेरा। जी। ओके, वेरी गुड। और देखिए तो बच्चों, देखो कैसे ये 0 लाए थे और अचानक मैथ्स में 96 ले आए। तो ये जो है ये कोई कमाल नहीं है, कोई जादू नहीं है। इसके बीच में बहुत लंबा चौड़ा जर्नी है, सफ़र है। उसको जानने के लिए आप लोग देखते रहिए, कंटिन्यूसली पूरा लास्ट तक देखेगा। ठीक है, एक एक चीज़ हम लोग निचोड़ के निकालेंगे आज की। आपको जो है एक प्रैक्टिकली, जो एक स्टूडेंट मेरा जो कैसा सफ़र तय करके ये आज कॉलेज तक पहुंच चुके हैं, तो कैसे इन्होंने सफ़र अपना किया, इनका सफ़र जानेंगे। तो एक एक चीज़ करके हम लोग बातें करेंगे। चलो, तो देखो आपका जो 10th का जो स्कोर था सुगम, तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज आए हैं आपको ये तैयारी करने के लिए?
डिफ़िकल्टीज़ की बोलिएगा तो जैसे मैंने बोला कि मैं मैथ्स में अच्छा था नहीं पहले से, तो लॉजिकल थिंकिंग में बहुत प्रॉब्लम था। जब मैथ्स से क्वेश्चन देखता था, क्वेश्चन ही समझ नहीं आता था मेरे को कि इसका ये पूछा है, लास्ट में बोला कलर बता दो, ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन था। तो वही डिफ़िकल्टी था। बाकी सब्जेक्ट में मैं काइंड ऑफ ठीक ठाक था, एसएसटी वगैरह में मैं ठीक ठाक था, पर जो लॉजिकल टाइप के सब्जेक्ट होते थे, जैसे फिजिक्स में ले लीजिए, आपका कुछ न्यूमेरिकल्स होता है, केमिस्ट्री में आपका काइंड ऑफ होता है ऐसा कि ऑर्गेनाइज करने वाला, और फिर मैथ्स के क्वेश्चंस में ऐसा सब में बहुत डिफ़िकल्टीज होती थी मेरे को। तो एक्चुअली क्या है ना कि डिफ़िकल्टीज होते हैं, कई सारे बच्चे को मैंने देखा है। मेरा तो बहुत साल का एक्सपीरियंस है। 2004 में मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली पढ़ाना। जस्ट मैंने स्टार्ट किया था, केजी के बच्चे को पढ़ाया था सबसे पहले, फिर 1 को, फिर धीरे 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 मैंने पढ़ाना शुरू किया। फिर अचानक से 2005 में मैंने 10th के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो धीरे धीरे क्या हो गया ना, वहाँ से मैंने कई टाइप के स्टूडेंट देखे, कई बिहेवियर, अलग अलग बिहेवियर वाले, अलग अलग माइंडसेट वाले, अलग अलग नॉलेज वाले, अलग अलग थिंकिंग वाले, तो अलग अलग टैलेंटेड, अलग अलग टैलेंट वाले। कोई ड्राइंग में अच्छा है लेकिन पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन उनका दिमाग है। कोई सोचो सिंगिंग में अच्छा है लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं है। कोई डांस में अच्छा है लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं। कोई गेम में अच्छा है, स्पोर्ट्स में, लेकिन पढ़ाई में अच्छा नहीं है। तो यही चीज़ मैंने सुगम के अंदर भी देखा था कि इनका ड्राइंग अच्छा है और ये गाना भी में इनका अच्छा खासा इंटरेस्ट है। तो जब मैंने देखा तो मेरे को लगा कि इनसे स्कोर कराया जा सकता है, क्योंकि इनका अगर उधर इतना दिमाग चल रहा है तो पढ़ाई में क्या ऐसा हो रहा है कि इनका जो है वो मार्क्स कम आ रहा है कंटिन्यूसली। तो मैंने सोचा कि इनको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। वो 2 चीज़ों में से एक था मोटिवेशन, और दूसरा जो ज़रूरत था कि इनको पढ़ाने का तरीका बदलने का, कैसे पढ़ाया जाए, पढ़ाने का तरीका। और दूसरा चीज़ क्या है ना कि इंटरेस्ट पैदा करना, क्योंकि इनका जिस चीज़ों में इंटरेस्ट था वो इनमें ये अव्वल थे, बहुत ही बढ़िया थे। तो मैंने फिर इनके ऊपर काम करना शुरू किया। तो मैंने कैसे काम किया, ठीक है, ये बताएंगे। सबसे पहले टाइम टेबल से शुरू करते हैं। तो टाइम टेबल क्या फॉलो किया सुगम भैया ने, आप लोग एक बार सुन लीजिए। टाइम टेबल का कह लीजिए कि टाइम टेबल, मैं कभी एज एक टाइम टेबल पर्सन नहीं था कि सुबह बनाया शाम को फाड़ दिया वाला टाइप का पर्सन था मैं। और 10th में फिर जब मार्क्स कम आने लग गए, जब मोटिवेशन डाउन होने लग गया, तब लगा कि हाँ थोड़ा डिसिप्लिन ज़रूरी है ज़िंदगी में। उसके बाद मैंने टाइम टेबल, मैंने बनाया नहीं टाइम टेबल, मैं बनाता फाड़ता, वही है मेरा। पर सर ने जो सजेस्ट किया था कि सुबह ये करो, शाम को ये करो, रिवीजन कब करो, प्रैक्टिस कब करो, सुबह अच्छा दिमाग चलता है तो सुबह एक बार प्रैक्टिस करो, फिर शाम को रिवीजन कर लो, ऐसे। तो टाइम टेबल वैसा ही था। हालांकि ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट का होता है कि टाइम टेबल नहीं बना पाते वो, तो सबका अलग अलग रहता है, तो अपने टीचर्स के हिसाब से चलना चाहिए उसमें। थैंक यू सुगम, आपने मेरे को क्रेडिट दिया, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम टेबल मैं कई सारे बच्चों को देता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि क्रेडिट आपको जाना चाहिए, क्योंकि फॉलो आपने किया था। क्योंकि मैं ना मेरे सारे बच्चों को टाइम टेबल देता हूँ कि सुबह इतना बजे उठो, ये करो, मेरे पास आओ, दिन में इतना बजे करो, शाम को इतना बजे करो, इस टाइम खेलो, इस टाइम गाओ, है ना। और एक जो टाइम टेबल मैंने आपको दिया था, जहाँ तक मेरे को याद है, वो है 8:8:8 का रेशियो, मतलब 1:1:1 का रेशियो। दिन में तो 24 घंटे होते हैं, उसमें मैंने आपको कहा था, याद आया होगा आपको, कि 8 घंटा पढ़ना है, 8 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, टोटल 8 घंटा पढ़ना है, और 8 घंटा मस्ती करना है। 8 घंटा मस्ती मतलब जो आप काम करते हो, दोस्तों से मिलो, खाओ, खेलो, अपना स्पोर्ट्स में अच्छा लगता है तो स्पोर्ट्स करो, और 8 घंटा सो। ये 8:8 का रेशियो। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये स्कूल जा रहे थे तब तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो टाइम टेबल था, जब ये लास्ट टाइम में जब स्कूल नहीं जा रहे थे तब, है ना। क्योंकि क्या है ना कि कई लोग आपको कहेंगे कि 14 घंटा पढ़ लो, 12 घंटा पढ़ लो, ऐसा नहीं था। सिंपल सा बात है, चीज़ों को बैलेंस करना, इनका मेंटली बैलेंस। तो वो मैंने प्लान किया था, और ये मैंने प्लान करके इनके बैच को वो मैंने बताया था 1:1:1 का रेशियो, और वो सारे बैच को ये काम किया है। एक्चुअली क्या है ना, इन्होंने खाली स्कोर नहीं किया है, उस टाइम जो भी बैच में मेरे थे सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है। तो एक एक करके हम बुलाएंगे, ये इनका पहला इंटरव्यू है, फिर नेक्स्ट बच्चे धीरे धीरे आते जाएंगे, ठीक है। एक एक करके हम बुलाएंगे, ये एक सीरीज़ चलेगा, ठीक है। तो आपको भी मज़ा आएगा कि देखिए कैसे कैसे डिफरेंट टाइप के बच्चे आपको मिलेंगे इंटरव्यू में। तो इनका जो है क्या था जर्नी, वो आप जान पाओगे, इससे आप लोग रिलेट कर पाओगे, और आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद होने वाला है। तो क्या है ना, टाइम टेबल जो है ना, ये इन्होंने फॉलो किया, ये मैं बहुत सारे बच्चों को देता, लेकिन इन्होंने फॉलो किया है,
ठीक है, ये इसलिए मैं क्रेडिट इनको ही देना चाहूँगा, क्योंकि जिन्होंने फॉलो नहीं किया ना, तो उनका तो वो फिर रिजल्ट निकालना मुश्किल था, लेकिन इन्होंने जो है ना मेरे को सीरियसली लिया। इन्होंने ये समझा कि जो है टीचर जो कह रहे हैं ये इनके एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, और ऐसा नहीं था कि इन्होंने मेरा डर से फॉलो किया है। इनको ये पता चल चुका था कि जो सर कह रहे हैं हमारे भलाई के लिए है ना। तो आगे बढ़ते हैं शुभम, कि आपका सबसे मेन टॉपिक जो बच्चे सुनना चाहते हैं कि ये हमारा जो सीबीएसई वाले सर, जो कि हम लोग का ऑनलाइन में हम लोग कहते हैं, लेकिन ऑफलाइन में जो मेरा नाम है कोचिंग का वो है आयुष्मान विद्या मंदिर। आप लोग सीबीएसई वाले सर नाम से जानते हो, लेकिन ऑफलाइन में जो है मेरे कोचिंग का नाम है आयुष्मान विद्या मंदिर, जो कि बहुत पहले से है। तो आयुष्मान विद्या मंदिर कोचिंग सेंटर में आप पढ़े हो शुभम, तो क्या रोल रहा है इस कोचिंग का, है ना, आपके इस जर्नी में? थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए, बच्चे सुनना चाहते हैं। जी, तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैथ्स ऐसे मेरा वीक था, ठीक है। तो एक एक ऐसा टाइम होता है जब इंसान को किसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हम भगवान तो है नहीं जो हर चीज़ अपने खुद से समझ लेंगे। तो टीचर्स की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। कृष्ण के पास तक गुरु थे, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। तो वही है। तो फिर कोचिंग बहुत सारे बदले भी मैं क्लास 7-8 में अलग कोचिंग में पढ़ता था, 9-10 में अलग कोचिंग में, फिर 8-9 में अलग कोचिंग में पढ़ा, फिर 10 में मैं सर के पास आया। और फिर जब फर्स्ट टाइम आया तो देखा कि सर शायद बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, तो वो डेमो क्लास था अपना। उसके बाद हम आए, बैठे, देखा कि हाँ सर समझ में आ, क्योंकि सर का जो पढ़ाने का तरीका था वो समझ में आ रहा था हमको, और हम रिलेट कर पा रहे थे। तो हमने बैठ के फिर सोचा कि हाँ ये सही है, कि क्योंकि मेरा और एक दोस्त भी था, शायद एक दोस्त का भी इंटरव्यू आएगा बाद में उसका, तो वो भी आपको बताएगा। तो वही है कि फिर सोचा कि हाँ ये कि सर से रिलेट कर पा रहे थे, तो वही है। तो सुगम जो कह रहा है कि ये फर्स्ट डेमो में आए थे, मेरे को वो दिन आज भी याद है कि मैं तो बायोलॉजी का शायद ट्रांसपिरेशन पढ़ा रहा था। ट्रांसपिरेशन शायद वो पढ़ा रहा था, या रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ऐसा कुछ पढ़ा रहा था। आप उस टाइम आए थे और बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुए थे आपके साथ, आपके दोस्त भी आए थे और क्वेश्चन मेरे से किया गया था। तो बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी आपने किए थे डेमो क्लास में, मेरे को याद है वो दिन, मैं भूला नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, कोचिंग का तो रोल आपने बताया है ना, कि एज अ गुरु कितना आपको हेल्प हुआ है। तो ऐसा कुछ स्पेशल जो है मोमेंट जो आपको याद है कि उस कोचिंग के टाइम में, वो स्पेशल मोमेंट जो आप अभी भी याद करते हो कोचिंग का? कोचिंग का स्पेशल एज अ स्टूडेंट, फ्रैंकली स्पीकिंग कोचिंग का पढ़ाई का मोमेंट उतना याद रहता है नहीं। तो और कह लीजिए जो कोचिंग में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते थे, जैसे 15 अगस्त हो गए तो आप पिकनिक में लेके जाते थे, वो अच्छे से याद है। पढ़ाई के मामले में भी आप कह लीजिए कि हाँ जो दोस्त लोग के साथ बैठते थे उधर, जो इंटरेक्शंस होता था, जो टेस्ट में जो तो सुगम, जैसे कि आपने कहा है कि टीचर का बहुत अच्छा रोल रहा है आपके साथ, और दोस्तों का भी आपका काफ़ी, वहाँ आप कह रहे थे कि दोस्तों का भी काफ़ी सपोर्ट है। और आपको जो मोमेंट है, अभी अभी आपने कहा कि जो कोचिंग का जो मोमेंट है, आपको दोस्तों के साथ जो इंटरेक्शन था वो आपको याद है ना। तो वो जो इंटरेक्शन के साथ साथ मेरे को याद आया कि तो जो आपके दोस्त थे, इस जर्नी में दोस्तों का कितना आपका रोल रहा, कि दोस्तों का कुछ रोल रहा या नहीं रहा, है ना, पॉजिटिव रोल रहा, नेगेटिव रोल रहा, कैसा रोल रहा दोस्तों का? दोस्तों का इन द सेंस मेरे उतने कुछ इतने सारे दोस्त नहीं है कि दोनों को एनालाइज कर सकूँ। मैंने कुछ चुनिंदा ही दोस्त हैं। तो कोचिंग में जितने थे स्टूडेंट्स, उनके साथ अच्छी बनती थी मेरी। तो दोस्त, क्योंकि 10th का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही काइंड ऑफ स्ट्रेसिंग एग्ज़ाम है, डिस्कशंस होता था वो, हाँ वो अच्छा लगता है अभी सोचते हैं तो जी। और स्ट्रेसिंग इसलिए नहीं क्योंकि सिलेबस वास्ट है, स्ट्रेसिंग इसलिए क्योंकि लोगों ने बहुत हवा बना के रखा हुआ है, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रखा है लोगों का, तो इसलिए स्टूडेंट ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो इस टाइम में दोस्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको रिफ्रेश भी तो होना है, ऐसा नहीं कि पढ़ पढ़ के वहीं सो जाए फिर उठ के वहीं पढ़ लिए। तो दोस्त इसमें बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोचिंग के हो, बाहर के हो। और वही होती है, जब आप कभी बीमार हो गए, कभी आप कोचिंग नहीं जा पाए, तो आपको नोट देने वाला भी तो कुछ चाहिए। और आपको वो समझा देते थे क्या जो छूट जाता था आपका? जी एकदम जी। ओके, तो चलो दोस्त तो कई सारे आपके नहीं थे, मुझे भी पता है, आप लिमिटेड दोस्त बनाते थे। लेकिन हाँ, एक मेरे को याद है कि क्लास में आप एक फ़नी टाइप के गाय थे, और जो कभी किसी को बोर लगता था तो आप उनको जोश दिलाया करते थे अपने जोक्स मार के या कभी फ़न करके। तो
चलो ये तो आपके हमारे क्लासेस एक्टिविटीज़ हैं, है ना, तो जो कि हमारे मेमोरीज में है। अभी तो सारी चीज़ें हैं, हम बता नहीं पाएंगे कि क्या एक्टिविटी क्या करते थे हम लोग, है ना, अदरवाइज इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ सुगम, कि आपको कोचिंग से कौन सा बुक मतलब पढ़ने को रेफ़र किया गया था, कि आपको ऐसा कहा गया था कि हैवी बुक पढ़िए, बड़े बड़े आर डी शर्मा, बड़े बड़े आर एस अग्रवाल, कि आपको ये सब का मतलब पूरा टाइम वेस्ट करवाया गया, या ऐसा क्या लगता है आपको कि मैंने या हमारे दूसरे टीचर ने जिन्होंने भी आपको पढ़ाया, क्या आपको बहुत बहुत बड़े बड़े क्या सजेस्ट किया, मतलब ये आप बताओ मेरे को। इस क्वेश्चन का आंसर मैं एकदम एज अ वेरी एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट होके दूंगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ये होते हैं कि लोग बोलते हैं कि बहुत कुछ करो, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ो, आर डी शर्मा भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो, फिर अच्छा होगा। पर ये है कि जितना कम मटेरियल रखोगे, जितना एक ऐसा होता है कि कम मटेरियल पर उसमें वेराइटी ज़्यादा हो, टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो पर कम हो मटेरियल। तो ऐसा सर भी, जैसे सर मेनली स्ट्रेस करते थे एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी में हर टाइप के क्वेश्चन आते थे, क्योंकि सीबीएसई का जो पैटर्न है वो तो एनसीईआरटी के हिसाब से आना है। तो सर बोलते थे कि अगर टाइम कम है तो करो एनसीईआरटी, पूरा अच्छे से एनसीईआरटी करके जाओ, लिटिल बिट सैम्पल पेपर वगैरह करके जाओ। पर अगर टाइम है, अच्छा सा टाइम है, तो एनसीईआरटी तो करो अच्छे से। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मिलते थे, जैसे सर ने हमको दिया था ओसवाल का क्वेश्चन बैंक दिया था, ओसवाल का क्वेश्चन बैंक दिया था, उतना याद भी नहीं मेरे को। तो ओसवाल का क्वेश्चन बैंक दिया था, वो हमने किया था, और लिटिल बिट सर जो टेस्ट में कराते थे वो किया था। और हाँ, उतना लिमिटेड ही था हम लोग का, एनसीईआरटी वगैरह मेनली फोकस एनसीईआरटी में था। ओके, तो एनसीईआरटी तो मैं अभी भी बच्चों को बोलता ही हूँ कि एनसीईआरटी को फोकस करो, है ना, और साथ ही साथ मैं ये भी कहता हूँ कि एनसीईआरटी होने के बाद ही बाकी चीज़ें जो है। और मैं हमेशा आपको भी मैंने कहा है कि आर डी शर्मा जो होता है, सुगम आपको याद होगा कि आर डी शर्मा आप लोग लेके आते थे क्लास में, आपके फ्रेंड भी ले आते थे, लेकिन मैं क्या कहता था कि वहाँ से सिलेक्टेड क्वेश्चन करो, है ना, सारे पूरा आर डी शर्मा आप करने मत जाओ, टाइम वेस्ट होगा, आपका टाइम दूसरा जगह भी लगाओ, कीमती है आपका टाइम, है ना। तो मैं आप आते थे आर डी शर्मा लेके, मेरे को याद है, लेकिन तो मैं कुछ क्वेश्चन टिक करके देता था, उतना ही करो। तो आपके दोस्त भी आते थे तो वो पूछते थे आर डी शर्मा नहीं करवाया, ऐसा नहीं है, लेकिन टाइम पूरा एनसीईआरटी खत्म करने के बाद करवाया गया, लेकिन लिमिटेड करवाया गया, आपको लिमिटेड करवाया गया है ना। और बहुत ही यही चीज़ मैं अपने अभी भी के बच्चों को भी कहता हूँ, और ऑनलाइन के बच्चों को भी कहता हूँ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के बच्चों को कहता हूँ कि आर डी शर्मा जो है ना, वो टीचर के पास जाइए और टीचर से ना वहाँ से ना लिमिटेड क्वेश्चन टिक करवाइए जो आपने प्रैक्टिस करना चाहिए। वो वहाँ पे ना हवा क्वेश्चन बहुत है जो कि आपको जानने का ज़रूरत नहीं है 10th के हिसाब से, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बाहर की चीज़ें हैं, वो बाहर की चीज़ें आपको उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो वो टीचर आपको ना अगर सिलेक्ट करके दे देगा तो आपका टाइम बचेगा, राइट। तो अच्छा, अब आते हैं बात में कि चलो बुक का आपको समझ में आ गया। चलो बुक्स जो है ना, आपने बताया मैथ के लिए, और ऐसे सैम्पल पेपर में ओसवाल आपने बताया, अभी भी मैं ओसवाल ही कहता हूँ बच्चों को करने के लिए, और अभी तो एडुकार्ट करके भी आ गया है। तो क्या है कि लास्ट आवर में आपका लास्ट टाइम में, तो उससे पहले आपने रिवीजन ख़त्म कर लिया था या रिवीजन आपने बाद में किया है? मैथ्स और साइंस पे क्लास 10th में मैं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता था, तो मैंने मैथ्स और साइंस जो ऐसे सब्जेक्ट थे उसका मैंने कंप्लीट किया था, रिवीजन कंप्लीट था मेरा। पर जब एसएसटी वगैरह था वो मैंने लास्ट आवर में पढ़ाई की थी, लाइक काइंड ऑफ शुरू ही किया था, क्योंकि मैं टाइप ऑफ मिडिल बेंच स्टूडेंट था, तो मैंने एसएसटी का ऐसे स्टार्ट किया था। पर मैथ्स और साइंस मैंने रिवीजन के साथ अच्छे से किया था, एग्ज़ाम से पहले ही किया था। तो बात आते मेन जो बच्चे आजकल बहुत सर्च कर रहे हैं अभी इस टाइम में कि लास्ट आवर कुछ घंटे में कैसे प्रिपेयर करें। जैसे आपने कहा एसएसटी आपने लास्ट में पढ़ा था, तो ऑब्वियसली इसका आप एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करें कि लास्ट आवर कैसे करना चाहिए बच्चों को, थोड़ा सा है ना गाइडेंस हो जाए, है ना। इस पे कहा गया कि मैंने अपना साल को मेनली फोकस दिया था मैथ्स और साइंस में, क्योंकि मुझे पता था कि ये साल करूँगा, क्योंकि अगले साल तो मेरे को ह्यूमैनिटीज़ लेना था, तो ये साल मैं साइंस और मैथ अच्छे से करूँगा, क्योंकि एसएसटी में मेरा पकड़ ठीक ठाक था, उतना अच्छा भी नहीं पर ठीक ठाक था। उसके बाद जब रिवीजन खत्म हो गया था तो कोचिंग में रिवीजन चल ही रहा था, तो मैथ्स का मेरे को उतना टेंशन था नहीं। लास्ट में आके मैं मैथ्स में थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो गया था कि हाँ चल जाएगा। तो एसएसटी का अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि लास्ट आवर में कैसे प्रिपेयर किया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा अगर, तो एक दो घंटे में पढ़ाई होती नहीं है, ये सबको पता है कि एक दो घंटे में कोई पढ़ाई होगा नहीं, कोई बहुत ज़्यादा जीनियस होगा तो वही करेगा। मेरा स्टार्ट होता था या तो एक हफ्ते पहले या 2-3 दिन पहले। अभी भी याद है मैंने क्लास 10 में अपना हिस्ट्री का जो
5-6 चैप्टर था, वो मैंने एक रात में कंप्लीट किया था। तो वही है, तो लास्ट आवर में स्टडी करने का मतलब ये है कि आप बुक को एक बार थॉरो कीजिए, एक बार अच्छे से थॉरो कीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ज़्यादा रिवीजन में नहीं जाना है, रिवीजन फिर हो भी नहीं पाएगा उसके बाद। एक बार थॉरो कीजिए, ठीक है, समझिए कि लिखा क्या है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए तो कम से कम आपको बना पाए उसी क्वेश्चन को। तो वही है। तो कुछ आप लोग का जो है लास्ट आवर रिवीजन में क्या आपने बहुत मतलब रिफ्रेशर बुक को फॉलो किया या एनसीईआरटी बुक को फॉलो किया? क्योंकि एनसीईआरटी भी जो है ना एक रात में इतना सारा चैप्टर पढ़ के ख़त्म करना पॉसिबल नहीं होता। तो या आपको आपके पास नोट्स जो दिया गया था या जो आपको कोचिंग में बनाया गया था, आपने आपने कौन सा प्रिपेयर किया? ये मैंने भी आज तक आपको नहीं पूछा, आज मेरा इच्छा था पूछने का कि आपने किया क्या आखिर। नोट्स का अगर देखिए तो नोट्स में एज अ नोट पर्सन हूँ नहीं, तो मैं नोट्स बनाता नहीं, तो जितने मेरे नोट्स थे वो सारे कोचिंग के थे। तो हाँ, लास्ट आवर में मैंने मैथ्स में तो अपना रिवीजन होगा नहीं, लास्ट आवर में क्या प्रैक्टिस ही करता है मैथ्स का, इंसान आगे प्रैक्टिस करता है। लास्ट आवर्स में मैंने थोड़ा फार्मूलाज वगैरह देखा था, और जो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पढ़ले नहीं पड़ते, तो उसका बार बार देखना पड़ता है। तो जो क्वेश्चंस होते थे वो मैंने साइड में लिख के रखे थे, तो वो क्वेश्चंस मैंने देखे गए थे कि वो क्वेश्चन किस प्रोसेस से सॉल्व किया गया है, वो देखे गया था। और हाँ, मैथ्स और साइंस जैसे किया था, बाकी एसएसटी का मैंने जैसे मैंने बोला वैसे ही किया था मैंने। तो जैसे कि आपने कहा है ना कि आप नोट्स पर्सन नहीं हो, मुझे पता है ये, लेकिन हाँ आप क्लासेस में कभी आपको बनाना पड़ता था तो आप बनाते थे, है ना, क्योंकि क्लास में एक प्रेशर रहता था, है ना हमारा। तो जैसे कि जो है आपने काफ़ी सारे डिस्कस कर दिए यहाँ, रिवीजन कैसे किया, लास्ट आवर स्टडी कैसे किया, नोट्स वगैरह, है ना। तो अब क्या है कि अब आते मेन मोमेंट पर। अभी जैसे कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आप बच्चों को लास्ट टाइम में, है ना, लास्ट टाइम में आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो? एज अ ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि मैंने 10th का एग्ज़ाम भी दे दिया, मैं 10th का भी रिजल्ट आ गया, मैंने 12th का भी एग्ज़ाम दिया, 12th का भी रिजल्ट आ गया, हालांकि हाँ। तो वही है। तो अभी का टाइम क्या है कि लोग बहुत आपको बोलेंगे कि हाँ बहुत पढ़ना पड़ता है, 15-16 घंटे कोई पढ़ सकता है भी नहीं, 15-16 घंटे पढ़ेगा पागल हो जाएगा इंसान। तो कम पढ़िए, ठीक है, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आपकी कैपेसिटी उतना पढ़िए, ट्राई कीजिए कैपेसिटी को रेस करने का धीरे धीरे आराम से। तो उतना स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डर गए तो एग्ज़ाम में डर गए तो आपका वैसे क्वेश्चन छूट जाना है, तो ऐसे ही काम रहिए, अच्छे से कंपोज रहिए, मौज कीजिए, ऐसे ही निकल जाएगा ये भी। एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था आपको कि कोचिंग में ना सबसे स्ट्रेस मोमेंट आपको क्या लगता था एक्चुअली? क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत मेहनत करवाया है, आपको याद होगा, तो काफ़ी मैंने लॉन्ग आवर्स तक आपको पढ़ाए भी हैं, ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ पढ़ाया है ना। तो उसमें आपका सबसे स्ट्रेस मोमेंट आपको क्या था? मतलब मेरे तो एक ही दिन में आपको 3-4 क्लासेस भी कभी कभी लग जाते थे, तो वो मैं जानना चाहता हूँ एक्चुअली, और मेरे माध्यम से बच्चे लोग भी जान जाएंगे। स्ट्रेस मोमेंट तो बहुत सारे थे, हालांकि स्ट्रेस मोमेंट तो आप अगर थॉरोली जाए तो सुबह सुबह आप बुलाते थे हमको, क्योंकि सुबह डिसिप्लिन था ये, क्योंकि उठना ही था सुबह, तो मैं सुबह मतलब कितना बजे ये आप बच्चों को बताइए, ये बहुत ज़रूरी है। सुबह आप बुलाते तो 6 बजे थे, पर घर में हमको उस हिसाब से, क्योंकि मेरा कोचिंग थोड़ा दूर था, तो मेरे को कम से कम 4:30-5 बजे मैं उठ जाता था। और हाँ, हो गया। और दूसरा मेरे को मेनली स्ट्रेस लगता है जब हमारा मैथ्स का टेस्ट होता था, क्योंकि क्योंकि मेरे को मैथ्स का वैसे ही थोड़ा 36 का आंकड़ा है, तो मैथ्स में मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस रहता था, तो मेरे हिसाब से वही मेरा स्ट्रेसफुल मोमेंट होगा। तो 36 का आंकड़ा था तो वो तो ख़त्म हो गया, है ना। लेकिन क्या है कि वो जो आपने कहा कि सुबह के जो 6 बजे, तो आप लोग 4:30 बजे उठते थे, और ठंड के मौसम में जो है मैं जानता हूँ कि आपका कुछ प्रॉब्लम भी था ठंड में, और मेरे को भी था, लेकिन फिर भी आप सुबह 6 बजे आते थे, है ना। तो यही है कि देखिए डिफरेंस देखिए बच्चों, काफ़ी बच्चे जो होते हैं ना, सुबह अगर 6 बजे बुला लिया जाए तो वो मतलब आर्गुमेंट में उतर आते हैं कि सर हम उठते ही नहीं हैं, घर में कोई नहीं उठता, मम्मी पापा नहीं उठते, 10 बहाने। लेकिन देखो एक डेडिकेटेड जो स्टूडेंट होता है ना, वो जो क्या है ना, वो रेडी रहता है, वो हर चीज़ के लिए रेडी रहता है। मतलब उनको मैं सुबह 6 का जगह अगर मैं 4 बजे भी बुलाता ना, तो मुझे विश्वास है कि ये लोग ज़रूर आते। तो चलो, तो यही हमारा आज का इंटरव्यू था, और मैसेज भी सुगम ने दिया। तो हमारे जो सुगम भैया है ना, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, एक जस्ट छोटा सा लाइन सुनेंगे आप लोग के लिए, इसके बाद वीडियो को एंड कर देंगे, छोटा सा, जस्ट छोटा सा। कल में बारिश में भीग गया था, गला अच्छा नहीं है फिलहाल। कोई नहीं, एक लाइन जस्ट छोटा सा। कौन सा गाना गा सकते हैं?
महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है, गम तो नहीं है, किससे हमारे नज़दीकियों के कम तो नहीं है। इतनी दफ़ा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया। वाह सुगम, अभी भी आप अच्छा ही गाते हो, बहुत ही बढ़िया गाते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज का इंटरव्यू यहीं ख़त्म करेंगे और आप लोग जाइए अच्छे से पढ़िए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ के साथ, इंटरव्यू सीरीज़ के साथ। बाय बाय बच्चों, बाय बाय। थैंक यू।